बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन, पेपर नंबर 2 भारतीय लोक प्रशासन। आज की चर्चा में हम भारत में सार्वजनिक उपक्रम पर ध्यान देंगे। हमारे देश के अंदर सरकार की तरफ से स्थापित उपक्रमों को हम लोक उद्योग या लोक उपक्रम या सार्वजनिक उपक्रम या सरकारी उद्योग आदि नामों से जानते हैं। हम भारत में जो सार्वजनिक उपक्रम हैं उनकी विभिन्न उद्देश्यों से स्थापना करते हैं। पहला, हमारे देश का राष्ट्रीय उद्देश्य, बहुत से सार्वजनिक उपक्रम राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखकर स्थापित किए जाते हैं। उनमें राष्ट्रीय सुरक्षा भी शामिल है। दूसरा, सामाजिक उद्देश्य। भारत में सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना विशेष सामाजिक उद्देश्यों से भी जुड़ी हुई है, जैसे समाज को रोजगार देना, बीमार उद्योगों को स्वस्थ बनाना, एकाधिकारी प्रवृत्ति को रोकना, आय की असमानता को कम करना, उचित वितरण स्थापित करना या वस्तुओं की कमी दूर करने जैसे। आर्थिक उद्देश्य क्या हो सकते हैं? कुछ सार्वजनिक उपक्रम आर्थिक उद्देश्यों से भी स्थापित होते हैं। योजनाबद्ध विकास करने के लिए। क्षेत्रीय असंतुलन, जैसे कुछ क्षेत्रों में ज्यादा उद्योग हैं, कुछ क्षेत्रों में कम उद्योग हैं, तो क्षेत्रीय उद्योग जो असंतुलन है उसको दूर करने के लिए। भावी विकास हेतु वित्तीय साधन जुटाने के लिए, या विकास दर में वृद्धि करने के लिए, या निर्यात वृद्धि के लिए। भारत में सार्वजनिक उपक्रमों के विकास का महत्व भी अनेक प्रकार से हम समझ सकते हैं। एक पहला तो यह कि वह समाजवादी समाज की स्थापना के लिए हितकारी है। हमारे देश के अंदर हमने समाजवादी उद्देश्य को महत्वपूर्ण माना है। दूसरा, एकाधिकार एवं केंद्रीकरण पर नियंत्रण। सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करके निजी क्षेत्र के एकाधिकार को समाप्त किया जा सकता है तथा जनहित में कार्य करने के लिए विवश किया जा सकता है। उपभोक्ताओं के लिए भी यह लाभकारी होता है। सार्वजनिक उपक्रमों के लाभों का जनहित में उपयोग हो सकता है। जो उपक्रम को लाभ है उसका लाभांश सरकार के पास आ सकता है। जैसे LIC अगर कोई प्रॉफिट कमाती है तो वो सरकार को भी प्रेजेंट कर सकती है अपने प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट। दूसरा, प्रादेशिक विकास में संतुलन। प्रदेश के जो विकास है उसमें संतुलन आने के लिए आर्थिक विकास की दर में वृद्धि। जो योजनाओं में आर्थिक विकास की का लक्ष्य रखा जाता है, जिसे निजी क्षेत्र अकेले ही प्राप्त करे ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए पूंजी का अभाव, तकनीक का अभाव आदि भी आ सकता है। तो सार्वजनिक जो उपक्रम है वो इसमें योगदान दे सकते हैं। सुरक्षा उद्योग, स्पेशली जैसे अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, मशीन व उपकरण बनाते हैं। हालांकि हमारे देश के अंदर जो अस्त्र शस्त्र हमारी सेनाएं उपयोग में ला रही हैं उनका बहुत बड़ा भाग हम विदेशों से आयात करते हैं। डेटा सार्वजनिक नहीं होता है, लेकिन अनुमान यह है कि 80 से 85% विदेशों से हम खरीद के हमारी सेनाओं को देते हैं। उसका गोला बारूद भी खरीदा जाता है, एमिनेशन भी, अस्त्र भी, शस्त्र भी, सब कुछ। इवन उनको सहायक जो उपकरण हैं वो भी। तो अगर ऐसी क्षेत्र में जब हम सार्वजनिक उपक्रम स्थापित करते हैं तो ये सार्वजनिक सीक्रेसी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट के लिए सार्वजनिक उपक्रम ही स्थापित कर सकते हैं। हालांकि अब इसमें भी प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। अब निजी क्षेत्र के जो दोष हैं उनको भी कुछ बुराइयां हैं, जैसे अधिक लाभ कमाना, मजदूरों को आवश्यक मजदूरी न देना, कृत्रिम कमी पैदा करना, आर्टिफिशियल जो है ना कमी पैदा करना। निजी क्षेत्र में पूंजी की सीमितता भी होती है। इन सब दोषों को दूर करने के लिए तो कुछ सार्वजनिक उपक्रमों की विशेषताओं पर ध्यान देते हैं।
देखिए, सबसे पहली बात तो है कि सरकारी स्वामित्व होता है। विश्व के लगभग सभी देशों में लोक उद्योग या सार्वजनिक उपक्रम का स्वामित्व वहाँ की सरकार के पास है। लोक उद्योगों पर सरकारी स्वामित्व का यह अर्थ कदापि नहीं है कि उन उद्योगों की समस्त पूंजी सरकार द्वारा प्रदान की जाए। केवल पूंजी का बड़ा भाग सरकार दे सकती है, यानी मेजॉरिटी जो कैपिटल है उसके अंदर वो सरकार का हो सकता है, और बाकी जो रिमेनिंग कैपिटल है वो निजी भी हो सकता है या राज्य सरकार का भी हो सकता है या किसी और अन्य सोर्स से। तो 51% कैपिटल गवर्नमेंट का और 49% या उससे कम निजी या दूसरे क्षेत्रों से आ सकता है। प्रबंध, लोक उद्योग का प्रबंध सरकार अथवा किसी सार्वजनिक सत्ता के द्वारा किया जा सकता है। नियंत्रण, लोक उद्योग यह विशेषता की है कि उनका नियंत्रण सरकार अथवा किसी लोक सत्ता द्वारा किया जा सकता है, पब्लिक अथॉरिटी द्वारा चलाया जा सकता है। एक्सक्यूज मी। निजी उद्योगों को के समान जनता को वस्तुएं तथा सेवाएं प्रदान करना एक मतलब बहुत बड़ा उद्देश्य है इनका। इनकी क्या विशेषता है कि लोक उद्योग की जो ये विशेषता है, इसके अंतर्गत निजी उद्योग का विकल्प स्वीकार किया गया है। यानी इस विशेषता के अनुसार लोक उद्योगों की श्रेणी में उन उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है जो उन सेवाओं तथा वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनका उत्पादन लोक उद्योगों के अभाव में निजी उपक्रम करते हैं। जैसे होटल इंडस्ट्री भी, जैसे हमारे गवर्नमेंट की भी कुछ होटल्स हम इधर उधर रन करते हैं, तो वो हालांकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर मौजूद है, लेकिन गवर्नमेंट भी अपने साथ साथ उसमें सेवाएं देती है। स्वतंत्र वित्त व्यवस्था, एक विशेषता यह भी है कि सरकारी स्वामित्व होने के कारण लोक जो जो उद्योग हैं उनमें अधिकांश भाग व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। सरकारी कंपनियों अथवा लोक निगमों की वित्तीय व्यवस्था का राष्ट्रीय की वित्तीय व्यवस्था, बजट आदि से प्रत्यक्ष से कोई संबंध नहीं होता। इनका ऑटोनोमस इनके पास फंड्स होते हैं और वो चलाए जाते हैं। अब हम इस बात पे आते हैं कि सार्वजनिक उद्योगों का प्रबंध करने वाले संगठन किस किस प्रकार के हैं। हम मूलतः सरकार जो निम्न प्रकार के संगठनों का उपयोग हम देखते हैं सार्वजनिक उपक्रमों में: विभागीय प्रबंधन, डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट, सरकारी कंपनी की तरह से, लोक निगम कॉरपोरेशंस की तरह से, और संगठन के अन्य प्रारूप जैसे नियंत्रण मंडल, संचालन ठेका, वस्तु मंडल, आयोग तथा जैसे। तो सबसे पहले डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट पे आते हैं। डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट जो है वो सरकार का कार्य सरकार की अन्य क्रियाओं के समान ही होता है। विभागीय प्रबंध व्यवस्था का उपयोग अनेक देशों में रेलों, संचार के साधनों, बंदरगाहों आदि के लिए किया जाता है। भारत में रेलवे, जो कि सबसे बड़ा सरकारी उद्यम है, विभागीय व्यवस्था के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, युद्ध सामग्री का उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियां, पेरम्बूर की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आदि का संचालन व इनकी वित्तीय व्यवस्था तथा नियंत्रण बहुत कुछ उसी प्रकार किया जा रहा है जिस प्रकार के केंद्र सरकार के अन्य किसी विभाग का नियंत्रण या कार्य संचालन होता है। तो उद्यम का संगठन सरकार के किसी एक विभाग के एक बड़े उपभाग, सब डिवीजन के रूप में किया जाता है। उस पर इस विभाग के अध्यक्ष का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। उद्यम की वित्तीय व्यवस्था सरकारी बजट में स्वीकृत राशियों के अनुसार की जाती है। उद्यम की अर्थव्यवस्था का नियंत्रण, लेखांकन तथा लेखा परीक्षण उन नियमों के द्वारा ही किया जाता है जो सरकारी विभागों में चालू होता है। उद्यम के स्थायी कर्मचारी वर्ग में सिविल सेवक होते हैं। उन कर्मचारियों की भर्ती की पद्धतियां तथा सेवा की शर्तें आदि सामान्यतः वैसी ही होती हैं जैसे कि अन्य सिविल सेवकों की होती हैं। तो ये जो डिपार्टमेंटल जो है सिस्टम, उसके कुल प्रकार है कि इस व्यवस्था में सरकारी उत्तरदायित्व, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी निश्चित होती है। जैसे रेल है, रेलवे का पब्लिक अकाउंटेबिलिटी स्थापित है। पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और वो जनता को जवाब दिया जाना बहुत जरूरी है। विभागीय प्रबंध व्यवस्था वाले उद्यम का संगठन वस्तुतः पद सोपान हायरार्की के आधार पर होता है। एक पद सोपान के आधार पर होता है। उद्यम का प्रशासन सीनियर सिविल सेवकों के हाथ में होता है तथा वित्तीय नियंत्रण राजकोष द्वारा किया जाता है। सरकारी ढांचे के अन्य भागों के साथ स्पष्ट संबंध होता है। इस प्रकार की प्रबंध व्यवस्था का एक यह अन्य लाभ भी है। तो इनके दोष के बारे में अगर देखा जाए तो डिपार्टमेंटल जो है सिस्टम, विभागीय व्यवस्था, उसमें सरकार का अत्यधिक नियंत्रण होता है। बिल्कुल सरकार उनके जैसे गले में एक फंदा सा होता है। उद्यम में आरंभिक लोचशीलता का अभाव होता है, यानी इनिशिएटिव और फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव होता है।
विभागीय प्रबंध व्यवस्था औद्योगिक तथा वाणिज्यिक प्रकृति के उद्यमों के अनुकूल नहीं है। तो ये कुछ उसकी डिपार्टमेंटल जो सिस्टम है उसकी कुछ कमियां हैं। इसके अलावा सरकारी कंपनी भी हो सकती है, संयुक्त समपूंजी कंपनी भी हो सकती है। संयुक्त पूंजी कंपनी की संपूर्ण पूंजी भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है और 1 या 2 पदाधिकारियों के नाम से रखी जाती है, क्योंकि एक लिमिटेड कंपनी की स्थापना के लिए कम से कम 2 हिस्सेदारों की आवश्यकता होती है। इन कंपनियों के विस्तृत संघ, स्मृति पत्र तथा संघ प्रचार पत्र होते हैं, जिनमें संयुक्त पूंजी लिमिटेड कंपनी के हिस्सों शेयर्स के स्थानांतरण के साथ साधारण सभाओं की व्यवस्था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मनोनीत किए जाते हैं। और ये जो बोर्ड होता है ये डिसीजंस लेता है कंपनी के लिए। तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरह सरकारी कंपनी चलाई जाती हैं। इनकी कुछ विशेषताएं भी हम पहचान सकते हैं सरकारी कंपनियों की, हालांकि इसका विस्तार हम अगले कुछ लेसन्स में करेंगे। इन कंपनियों का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, यानी एक विधान द्वारा इनकी स्थापना की जाती है। ये कंपनियां अपने कर्मचारियों की भर्ती स्वयं करती हैं। इन पर सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स लागू नहीं होते। जो कर्मचारी इसके अंदर काम करते हैं वो लोक सेवक नहीं होते हैं, वो इस कंपनी के सेवक होते हैं। ये कंपनियां भी स्वायत्त संस्थाएं हैं, लेकिन इनकी जो स्वायत्तता है वो लोक निगमों की तरह विशेष अधिनियमों से प्राप्त नहीं होती है। सरकारी कंपनियों का पूर्ण स्वामित्व सरकार के पास होता है और इसका अंदर आंशिक स्वामित्व 51% अंश पूंजी तो सरकार का होना ही जरूरी है। सरकारी कंपनियों की वित्त व्यवस्था, राजकीय कोष एवं बजट व्यवस्था स्वतंत्र होता है और कंपनियों में बहुत निर्णय लेने में लोचशीलता भी हम देखते हैं। सरकारी कंपनियों का जो हम कहा जाए इम्पोर्टेंस जो है उसकी जो 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 उसकी महत्व है वो इस बात में आता है कि वह सरकार के अंश से बनाई हुई है। उसका कैपिटल सरकारी है, लेकिन उसको चलाने के तरीके प्राइवेट हो सकते हैं, प्राइवेट के तरीके जैसे हो सकते हैं और उनमें जो कर्मचारी हैं वो सरकारी नहीं होंगे, तो इसलिए उन पे वो जो दबाव मार्केट जैसे कंपनीज होती हैं प्राइवेट, उनके जैसे दबाव में काम कराते हैं वैसा भी वहाँ संभव है। वहाँ एफिशिएंसी ज़्यादा भी हो सकती है और आउटपुट ज़्यादा भी आ सकता है। अगला हम प्रकार देखेंगे पब्लिक कॉरपोरेशंस, निगम, जिसके ऊपर हम अगली कक्षा में विस्तार से चर्चा भी करेंगे। और उसके बाद हम इस बात पे आते हैं, लोक निगम जो उपक्रम जो लोक निगम होते हैं वो सार्वजनिक निगम जो की स्थापना जो होती है वो विधान द्वारा होती है, पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा होती है और इनके कंट्रीब्यूशन होता है नेशनल इनकम के अंदर। इसमें डेवलपमेंट और अंडर डेवलप्ड जो कम डेवलप्ड जो एरियाज हैं उनके विकास के लिए भी ये स्थापित किए जाते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए भी स्थापित किए जाते हैं। ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं, यानी इनकी जो पूंजी जो होती है वो अधिक पूंजी वाले ये व्यवस्था है। निर्यात वृद्धि में भी योगदान होता है इसका स्मॉल एंड एंसिलरी इंडस्ट्रीज जो लघु और सहायक जो उद्योग होते हैं उनके विकास के लिए भी इसका कंट्रीब्यूशन है। तो अब सार्वजनिक उद्योगों में लाभदायक क्यों कम पाई जाती हैं? एक तो ये कॉमन फिनोमेना है कि जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं वो कम लाभ वाले होते हैं। उसी प्रकार का कोई अगर प्राइवेट कोई सिस्टम चल रहा होगा तो वो ज्यादा लाभप्रद हमें दिखाई देता है। इसके कारण यह है कि क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। लाभदायक कम होने का एक बहुत बड़ा कारण है और कर्मचारी के वेतन भत्ते अधिक होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम के लाभदायकता कम होने का दूसरा कारण सार्वजनिक कर्मचारियों का जो वेतन जो है वो अधिक होता है प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में। लंबी परिपाक अवधि और जैसे इस्पात, इंजीनियरिंग, केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स वाली इंडस्ट्रीज हैं, तो उसमें क्या है कि जो पूंजी है जो लगी है उसके अंदर उसका जो मैच्योरिटी जो उसका जो लाभ आने वाला टाइम है वो बहुत देर से आता है और अत्यधिक स्टॉक होते हैं। प्रबंधकों का प्रशिक्षण ना होना भी इसका एक कारण है। श्रम कल्याण जो है उन पे भी काफी ज्यादा जरूरत है। अल्प विकसित क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना करा दी जाती है कई बार अंडर डेवलप्ड एरियाज का विकास करने के लिए, जो भी उस कंपनी या उस उपक्रम के विकास के लिए हानिकारक हो जाती है कई बार। तो
ये कई सारी दिक्कतें होने के बावजूद हम ये पाते हैं कि जो लोक उद्यम हैं वो हमारे देश के विकास के अंदर बहुत सहायक रहे हैं। हमारे देश के अंदर जो औद्योगिक क्रांति आई है, जो हमारे देश के अंदर पिछड़े इलाकों का जो विकास हुआ है, वो हमारे लोक उद्यमों का उसके अंदर बहुत बड़ा, लोक उद्योगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हालांकि अब प्राइवेटाइजेशन का दौर आ गया है, हम वहां से विनिवेश करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन फिर भी हम ये पाते हैं कि लोक उद्योगों ने भारत की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया है। समय बदल रहा है, इसलिए अब सरकार की नीतियां भी इस संदर्भ में परिवर्तन होना शुरू हो गया है। हम अगली कक्षा के अंदर लोक उद्यमों के पर्टिकुलर एक प्रकार पब्लिक कॉर्पोरेशन निगम पे चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।